ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं रेडियो हाफ लाइफ और मीन लाइफ। लास्ट लेक्चर में, जो इससे पहले हमने लेक्चर किया था ना, सेकंड लास्ट में, उसमें हमने ये सेम टू सेम टॉपिक किया था, लेकिन उस टॉपिक को मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम डीप में अंदर नहीं जा सके थे, डेल्व नहीं कर पाए, सो दैट इज वाई। तो टू स्टार्ट विद, हमारे पास एक है रेडियो एक्टिव डिके लॉ, एंड दिस लॉ इज गिवन बाय n is equal to n naught into e raised to power minus lambda t। और आप इसमें सब चीज जानते हो, लैम्डा क्या होता है हमारे पास, डिके कांस्टेंट। इसको मैं अभी डिफाइन कर चुके हैं हम इसको। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आ गया हमारे पास एक और हमने किया था, दैट वाज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, और ये था मेरे पास r इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। तो आज जो हमारा जो नया टॉपिक है हमारे लिए, वो होगा हाफ लाइफ। ओके, तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। समझाऊंगा मैं आपको थोड़े से समय के बाद। तो यहाँ पर पहले हम इसको डेराइव कर लेते हैं, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। माइनस लैम्डा टी, ये और ये कट गया, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, और फिर ये आ गया मेरे पास ln हाफ माइनस से माइनस कट गया। फ्रॉम हियर आई कैन डिफाइन टी हाफ एज ln t by lambda, and which will be equal to 0.693 by lambda। ओके, तो ये आपके पास बेटा जो एक्सप्रेशन आ गया ना, ये एक्सप्रेशन आया है टी हाफ का। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम ये चीज समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय टी हाफ, what do we mean by half life। यहां पर लिखेंगे द टाइम इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अवर सैंपल, ठीक है, the time in which the number of nuclei in our sample left in our sample होना था यहाँ पे ना, left in our sample are 50% of the initial number of न्यूक्लियाइड्स। तो बेसिकली है क्या कि मैं अभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं। तो आप देख के देखो, तो जैसे मान लो मेरे पास एक सैंपल है, और लेट अस से मेरे पास 1 किलो का यूरेनियम लेकर आया मैं। तो टू स्टार्ट विद आई वाज हैविंग 1 kg यूरेनियम, ओके। और 1 kg यूरेनियम, मैंने बोला कि मेरे पास सैंपल है, और उसमें मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे भाई, विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर एंड विद द हेल्प ऑफ the tools that you have learned in chemistry, mole concept से we can find that how much number of nuclei are there in 1 kg uranium। अब देखो ये यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है। तो अगर मेरे को ये पता है कि ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाला ग्राफ है, तो आई एम श्योर दैट द ग्राफ विल बी मेड विद द इक्वेशन दिस, n is equal to n naught e raised to power minus lambda t। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा। तो ये वाला मेरे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस ग्राफ की खास बात क्या है, हम ये देखेंगे। देखो ये हाफ लाइफ है, जिसमें हमने बोला कि 50% बच गए, मतलब इतने पूरे सैंपल में 50% ऑफ द यूरेनियम दैट हैव कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू व्हाट, इनटू
थोरियम। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी वाला न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था U-238-92, now it has converted itself into thorium, और अल्फा पार्टिकल मेरे पास यहाँ पर रिलीज होता है। दिस इज द रिएक्शन दैट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि जो जो मेरे पास यूरेनियम के न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उनमें से अल्फा निकल रहा है, दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्व्स इनटू थोरियम। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ रेड कलर में आपके पास मान लिया जाए कि यूरेनियम है, तो आपके पास जो ग्रे कलर में बन रहा है ये थोरियम है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ लाइफ, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ लाइफ। तो यहाँ पर मेरे पास जो मटेरियल, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो अब मेरे पास बच गए हैं, दे आर 50% ऑफ द न्यूक्लियस जो बचे। तो 50% मेरे पास कन्वर्ट हो चुके हैं, 50 बच गए। अब एक बात तो मुझे क्लियर है, जब मैंने ये वाला डीके लॉ बनाया तो मुझे पता चला कि ये कभी भी 100% डीके तो होगा नहीं, कभी भी ये 100% डीके नहीं होगा। अगर इनका 100% डीके नहीं हो रहा तो मैं इसकी लाइफ कैसे फाइंड करूंगा, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये जो यूरेनियम है इसकी लाइफ क्या है, क्योंकि इसकी लाइफ तो है ही नहीं, इसकी लाइफ तो इनफाइनाइट है, बिकॉज इनफाइनाइट टाइम पर जाने पर भी ये जीरो नहीं होगा। तो मैं इसकी लाइफ कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो हमने एक तरीका बनाया, हमने बोला लेट अस डिफाइन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज कि मेरे पास जितना भी यहाँ पर सैंपल मेरे पास पड़ा है वो आधे कब हो जाएंगे। ये एक न्यूक्लियस के बारे में बात नहीं हो रही, ये हजारों न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है। टू स्टार्ट विद लेट अस से मेरे पास शुरू में 100 न्यूक्लियस थे, तो 50 न्यूक्लियस मेरे तबाह हो गए, खराब हो गए, और 50 न्यूक्लियस मेरे पास बचे रह गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वी डोंट नो इट। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी के कारण यहाँ पर 50% ऑफ सैंपल मेरा खराब हो चुका है। बट कौन सा न्यूक्लियस खराब होगा और कौन सा न्यूक्लियस खराब नहीं होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि इतने टाइम पे 50% खराब हो जाएंगे। भाई कौन से खराब होंगे, वी डोंट नो इट। ठीक है, तो अब यहां तक पहुंच गए हम 50% तक। तो ये हो गई मेरे पास हाफ लाइफ एंड वी हैव डिफाइंड इट। सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फर्स्ट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा टी हाफ, जब मेरे पास मटेरियल हाफ हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं चाहूं कि इसका भी हाफ हो जाए मटेरियल, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब 50 की जगह पर लेट अस से कि अब ये 25 हो जाए। 50 था, अब 50 की जगह पर मुझे 25 करना है, तो हाउ मच हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड। सो लेट अस सी, n is equal to n naught into e raised to power minus lambda t। तो अब मेरे पास टू स्टार्ट विद, मेरे पास स्टार्टिंग में है ही n नॉट बाय 2, मेरे पास यहां से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ 50 से, मेरे पास है ही n नॉट बाय 2। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये n नॉट बाय 4 कब तक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया n नॉट बाय 4 इज इक्वल टू n नॉट बाय 2 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो व्हाट इज इट दैट आई एम गेटिंग, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास यहां पर बचा क्या, हाफ। और फिर से मेरे पास वही इक्वेशन बन गई, हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां पर भी जो मेरे पास टी हाफ आएगा उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी पहले आ रही थी। तो अब आप देख सकते हो कि सिंपल बात है, आपके पास सैंपल जितना मर्जी हो, 1 किलो है, उसको आधा किलो होने में अगर टी टाइम लगता है तो आधा किलो को बिल्कुल 0.25 जाने में, 1/4 होने में भी उतना ही समय लगेगा जितना समय आपको पहले लगा था। मतलब जितना टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर टी हाफ लगा उतना ही टी हाफ ये हुआ। तो मैं इसको बोलूंगा कि दिस इज द फर्स्ट टी हाफ, दिस इज द सेकंड टी हाफ। तो 2 टी हाफ हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। सो दीज आर 2 नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ T1/4, और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा T1/8 when 1/8 is left। तो अगर मैं इतना लेफ्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक और हाफ लाइफ चाहिए होगा। तो सिंपल है, मैं यहां पर एक और फॉर्मूला बना सकता हूं टी हाफ की टर्म्स में कि नंबर ऑफ टी हाफ। तो मेरे पास एक सरल सा एक फॉर्मूला और बनेगा। नाउ इसको मैं लिखता हूं, द रिलेशन
between number of nuclei left and number of half lives. ठीक है, अभी कितनी हाफ लाइफ जो है वो चली जा चुकी है। मान लो अब आपने बोल दिया कि मैं ये वाले रिलेशन को समझ गया हूं कि भाई ये हाफ होता जाएगा और इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इसको टी हाफ ही लगेगा एवरी टाइम। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, टी हाफ एक फिक्स वैल्यू होगा कि भाई इतने घंटे के बाद ये आधा हो जाएगा, थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, गायब नहीं हो जाएगा। ये बात याद रखना। बड़े लोगों को लगता है कि 1 kg था, अब यहाँ पर आधा किलो रह गया, उसके बाद यहाँ पर जाकर 0.25 kg रह गया। नहीं, 0.25 kg यूरेनियम रह गया, बाकी का 0.75 क्या हो गया, वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया, कोई गायब थोड़ी ना हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अब मेरे पास ये पता चल गया कि यहाँ पर मुझे जो टाइम लग रहा है वो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। तो अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट कैन बी थॉट ऑफ कि मेरे पास नंबर n जो है आफ्टर 1 हाफ लाइफ ये कितना हो जाएगा, n0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ मेरे पास जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, n0 बाय 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हाफ लाइफ, और ये हो जाएगा कि आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ ये हो जाएगा। तो मेरे पास एक जनरल फार्मूला बनता है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू n0 into half raised to the power n, where small n is number of half lives। इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं, जो भी मुझे टाइम दिया था उसको टी हाफ पर डिवाइड कर दो तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मटेरियल है जो आपके पास अब बचा हुआ है। ये फार्मूला जो रिलेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का आएगा तो आपको ये वाले फार्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। इज इट डन? ये चीज हो गई। हाँ बच्चों, हो गया? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो आप, किसी में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज हो गई मेरे पास, रिलेशन बन गया। और यहाँ पर एक चीज जो आपको कभी नहीं भूलनी वो ये कि इसमें जो हाफ लाइफ है वो बिल्कुल सेम है। दिस डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये दोनों चीजें बिल्कुल हमारे पास सेम आ रही हैं, सेम हाफ लाइफ। चलो जी आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मीन लाइफ। न्यूक्लियाई। अब देखो, अब ये तो है मेरे पास हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। तो मेरे बेसिकली हाफ लाइफ ऑफ सैंपल हो गया कि आपका सैंपल जो है वो हाफ कब हो जाएगा। तो वो हाफ हो गया, मुझे पता चल गया कि इतने टाइम पे ये हाफ हो गया। लेकिन अगर इस सैंपल की मैं बात करता हूँ, पर्टिकुलरली इस सैंपल की मैं बात करता हूँ जिसमें 50% ऑफ द न्यूक्लियस हमारे डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और 50% नहीं हुए, तो मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि भाई देखो, कुछ न्यूक्लियस जो है, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ पहले। मान लो ये मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरेनियम पड़ा है, ये सैंपल पड़ा है कुछ। तो अब मैं इसमें से बोलता हूँ कि कौन कौन से सैंपल जो है वो मेरे ब्रेक हो गए, खत्म हो गए। 50% सैंपल खत्म हो गया, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये t इज इक्वल टू 0 पर सिचुएशन थी दैट ऑल द न्यूक्लियसेस they are there and there no not even the single one has disintegrated, but immediately अभी मैं टाइम जब स्टार्ट किया तो लेट अस से ये पहले वाला न्यूक्लियस ये आपका खराब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये वाला न्यूक्लियस जो था ये खराब हो गया। अब तीसरे सेकंड के बाद मैंने देखा कि ये वाला न्यूक्लियस आपका खराब हो गया। अब आप सोच के देखो कि फर्स्ट न्यूक्लियस जो था, ये वाला न्यूक्लियस जो था, इसकी लाइफ क्या थी। आप बोलोगे सर इसकी लाइफ तो 1 सेकंड ही थी, लेकिन जो ये थर्ड न्यूक्लियस है
इसकी लाइफ कितनी थी, आप कहोगे सर इसकी 3 सेकंड लाइफ थी। इसी प्रकार धीरे 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 करके अगर मैं देखूं तो मैं मानता हूं कि मेरा ये वाला जो एलिमेंट है ब्लू कलर में जो मैंने अभी बनाया, सोचो कि लेटर से ये बहुत समय के बाद ब्रेक हुआ, मान लो 2 घंटे के बाद इसका ब्रेकेज होता है, और बाकी जो एलिमेंट जो ये स्टार्टिंग वाले थे ये 1-1 सेकंड के बाद 2-2 सेकंड के बाद टूट गए, लेकिन ये वाले को 1 घंटा लग गया, उसके बाद ये ब्रेक हुआ। तो इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियाई की बात करूं, उसकी एज क्या है, तो आप कहोगे कि सर इस न्यूक्लियाई का एज है 1 आवर। 1 आवर दैट इज 3600 सेकेंड्स। और ये जो फर्स्ट न्यूक्लियाई था जो ब्रेक हुआ, इसकी लाइफ कितनी थी, 1 सेकेंड। इट मीन्स कि लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियाई मेरे पास डिफाइंड नहीं है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, तो मीन लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे, वेट ए मिनट, तो mean life of nuclei is defined as the average time for which the nuclei exists in the sample। और आप इसको इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कह सकते हो, तो वी कैन से दैट इट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। मतलब जैसे समझने की बात है, अगर मैं पूछता हूं कि बंदा कितनी उम्र तक जीता है, हम कहते हैं लगभग 70 साल हर किसी की एज है, बट उसका मतलब ये तो नहीं ना कि भी हम सभी के सभी 70 ईयर्स पर मरी जाएंगे। कोई होगा अभागा जिसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, और कोई ऐसा बंदा भी होगा, खैर उसको भी हम अभागा ही कहेंगे जिसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, लाइक 95 ईयर्स और 100 ईयर्स तक चला गया। तो ये डिपेंड करता है कि बंदे की उम्र तो जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन एवरेज क्या आई, आप कहोगे सर एवरेज लाइफ जो है वो आ रही है 70 ईयर्स। तो वो जो लाइफ है हमारे इस यूरेनियम न्यूक्लियाई की, यूरेनियम न्यूक्लियाई के कितने समय के बाद इसका ब्रेकेज हो ही जाएगा, इतनी तो उम्र इसकी होगी ही होगी, उसको मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो लेट अस नाउ फाइंड के व्हाट विल हैपन, देखते हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, तो अब मैंने क्या किया, ये सैंपल को मैं स्टडी कर रहा था, तो मैं अब एक t इज इक्वल टू टी टाइम की मैंने सिचुएशन ली, और उस वक्त मेरे पास मान लो बहुत सारे जो थे न्यूक्लियस वो ब्रेक हो चुके थे, और थोड़े से थे जो अभी बचे हुए थे, कुछ थे बचे हुए हैं, कुछ जो ब्रेक हो गए। यही वाले सैंपल को आप ले लो, इस वाले सैंपल को ही, जिसमें से लाइक 3 टूट चुके। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने टाइम नोट करना शुरू किया, एंड लेट अस से इसमें से dn नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे जो ब्रेक हो गए, कितने टाइम में, dt टाइम के अंदर अंदर ब्रेक हो गए। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर लिखा लेट अस सपोज दैट dn number of nuclei disintegrate after time t in dt ड्यूरेशन। बहुत छोटी सी ड्यूरेशन है dt, जो कि आप निगलेक्ट कर सकते हो, उतनी dt में हमने मान लिया कि dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए। तो जो पहले डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं मैं उससे मैं कंसर्न नहीं हूं, लेकिन जो अब डिसइंटीग्रेट हुए हैं, जो t इज इक्वल टू टी पर डिसइंटीग्रेट हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लाइफ कितनी हुई, उनकी तो लाइफ हुई t, उनकी t लाइफ हुई। तो मैं यहाँ पर सबकी लाइफ फाइंड करके सबकी लाइफ को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, t इनकी लाइफ थी और dn नंबर ऑफ पार्टिकल थे, तो इन सबकी उतनों की इनकी जब मैं समेशन करूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले मेरे पास n0 थे और अब मेरे पास
लेट अस से एट टी मेरे पास n हो चुका है, डिवाइडेड बाय जो मेरे पास पहले से थे, सो दिस विल बी इक्वल टू मीन लाइफ। तो मीन लाइफ को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, तो टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज n नॉट। तो उनकी टोटल लाइफ कैसे फाइंड होगी, वो लाइफ मेरी फाइंड हुई यहां से। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, n को मैं 0 मान लेता हूं क्योंकि मैं कंप्लीट ही मान रहा हूं, 0 जब तक 0 नहीं हो जाते। बेटा बात समझ में आ गई? देखो हाँ भाई, यस नो में जवाब दो जल्दी से जल्दी। हाँ जी सर। हाँ समझ आ गया? हाँ जी सर। बाकी दो क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ जी बोलो सर। फिर, मैं कहिए ना बोलो। तो ये हो गया आपके पास टोटल लाइफ। टोटल लाइफ कैसे फाइंड हुई कि dt टाइम में मेरे पास dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो गए, तो इन्होंने कितना लाइफ जिया, इन्होंने t टाइम का लाइफ जिया, तो t इंटू dn होगी इनकी टोटल लाइफ। उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया कि मेरी स्टार्टिंग में n नोट थे और जब तक ये 0 नहीं होते तब तक हमें इंटीग्रेट करना है, और डिवाइडेड बाय n नोट करके एवरेज हम फाइंड करेंगे। तो इसको हमने फाइंड करना है, तो ये बन गया t डॉट dn। अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, मुझे इस बात पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट इज dn। तो मैं यहां पर लिखूंगा d नो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहां से मैं dn फाइंड कर लिया। अब तो खैर इंटीग्रेट ही करना है, ये चेन रूल लगा दिया मैंने। ये वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई विल गेट, ये तो ऐसे ही आ गया, n नॉट लैम्डा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अच्छा यहाँ पे dt भी लिखेंगे, माइनस निशान को मैंने बाहर ले लिया। अब n नॉट से n नॉट कैंसिल, now what is it that I am left with, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करना है n नॉट 0 लैम्डा t e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t इनटू dt। तो माइनस को मैं अंदर इंटीग्रेशन में ले जाता हूँ, लिमिट्स में उल्टी कर दूंगा, 0 टू n नॉट कर दूंगा, आई कैन डू इट। ओके, ये आ गया t e रेज टू पावर माइनस लैम्डा दिस। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके बाद मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन छोड़ रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। ये आपने मैथ्स में तरीका समझा है आइलेट करके, एक तरीका होता है बेटा, ये पता है कि नहीं पता? ठीक है ना, ये उस तरीके से फाइंड करते हैं। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स में ये वाले फार्मूले नहीं पढ़े हुए हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको अब मैं क्या करूं, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर मैथ्स का मेथड है, 100% इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो नॉन जो मेडिकल के बच्चे हैं, आप अपनी बुक को रेफर करना, जो भी आपके पास वहां पर इक्वेशन बनी हुई है, आप उसको ऐसी की ऐसी या तो याद करना पड़ेगा या फिर ये मेथड सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको मैं बाद में देखता हूँ। तो मैं डायरेक्टली मैं आपको इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ। तो जो मेरे पास मीन लाइफ आ जाती है, now this will be coming out to be, हाँ इतनी बड़ी इंटीग्रेशन तो चलो मैं देखता हूँ, अभी तो नहीं दूंगा, that will be 1 by lambda। तो ये 1 by lambda आ जाता है, and this 1 by lambda can be written as by t half, this will be coming out to be nearly this 1.44, not 41। ये तो ये मेरे पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद बच्चे आता है।
ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन है आपकी, ये अभी सॉल्व नहीं हुई, इसको सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मैं मेरे दिमाग से ये निकल रहा है, तो मैं अभी आपको प्रॉपरली नहीं करवा पाऊंगा जो मैथ्स का मेथड है। तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो तो आप अपने मैथ्स वाले टीचर से आप सीखिएगा, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको अलग से मैं बता दूंगा कि हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन। ओके, तो ये आपके पास आ जाती है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ कम्स आउट टू बी 1.44 टाइम्स टी हाफ। तो टी हाफ से थोड़ा सा ये ज्यादा आपके पास आ जाएगा। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ जी सर। चलो, तो ये हो गया आपका मीन लाइफ और ये हो गई आपकी हाफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि इसके साथ आपके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाफ लाइफ का मतलब है सैंपल और मीन लाइफ का मतलब है एक न्यूक्लियर की उम्र। ठीक है ना, एक जगह पे तो पूछा जा रहा है कि आपके देश की पॉपुलेशन जो है वो आधी कब हो जाएगी, और एक जगह पे पूछा जा रहा है कि आम बंदे की जो जीवन है वो जीवन कितने साल बाद खत्म हो जाता है। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर डिफरेंट, इनको आपने समझना है। चलो, तो बच्चे ये दोनों चीजें आपने कर ली हैं, एक्टिविटी तक हमने कर लिया था, और अल्फा बीटा गामा के जो डीके है उसके बारे में। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट एंड दैट पार्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? तो बच्चे देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास होता है, अभी तक तो हमने जो भी चीजें पढ़ी थी यहां तक तो एवरीथिंग वाज स्पॉन्टेनियस। मतलब ये मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, देखो स्पॉन्टेनियस डीके। तो इसके ऊपर ऊपर तक तो मेरे पास सारे का सारा स्पॉन्टेनियस डीके था, लेकिन अगर मैं इसके नीचे की बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास कंप्लीटली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात होने वाली है। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो स्पॉन्टेनियस डीके में हमारा यूरेनियम जो था वो थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो मेरे पास यहाँ पर जो रिएक्शन यूटिलाइज हो रहा था दैट वाज दिस यूरेनियम 238 एंड आई वाज यूजिंग यूरेनियम 238। इसको आपने नहीं भूलना, थोरियम में कन्वर्ट हो रहा था 234 90 प्लस हीलियम बन रहा था 4 और 2। दिस वाज अ स्पॉन्टेनियस डीके जो अपने आप हो रहा था। पड़ा पड़ा मेरा यूरेनियम खराब हो रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा भी वो क्यों खराब हो रहा है, इट वाज लाइक दैट। लेकिन अब मैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरफ जा रहा हूं कि अगर मैं यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन फेंक दूं तो व्हाट विल हैपन। तो यहां पर देखा जाता है कि देयर आर नाउ टू काइंड ऑफ रिएक्शंस दैट वी विल डू। तो सबसे पहले मेरे पास एक रिएक्शन आएगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे बड़े साइज के जो न्यूक्लियस हैं उनको तोड़ने के लिए यूज होता है। तो एग्जांपल के लिए जो मेरे पास यूरेनियम का एग्जांपल है दैट इज यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन। सो दिस विल गिव मी, दो मेरे पास अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा बेरियम, एक बनेगा क्रिप्टॉन। एंड इसके जो एटॉमिक नंबर और ये हैं, वेट अ मिनट, so barium is 141 56। ये आपको बच्चे याद होना चाहिए, मुझे याद नहीं है तो चलता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन विल बी देयर एंड अ लॉट ऑफ हीट विल बी देयर। तो ये मेरे पास एक फ्यूजन रिएक्शन है, उसका एक एग्जांपल है। जरूरी नहीं कि जब आपकी इसकी यूरेनियम की फ्यूजन होगी तो यही वाले दो बनेंगे, कोई और भी बन सकते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन फ्यूजन। तो मेरे पास होता क्या है, यूरेनियम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूरेनियम का मास 235 है बेटा, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पर यूरेनियम जो है 238 है, ये दोनों में फर्क होता है एंड दिस इज नोन एज एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम उस यूरेनियम को बोलते हैं जो लैब में बनता है और इसको स्पेशल फ्यूजन के लिए क्रिएट किया जाता है कि भाई अब मुझे इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए फ्यूल यूज करना है।
ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी जो हमने अभी तक किया है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, पड़ा पड़ा मेरा यूरेनियम खराब हो गया, सारा का सारा थोरियम में कन्वर्ट हो गया, आई कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। लेकिन जो यूरेनियम है उसको मैंने पहले एनरिच कर लिया है, तो अब मैं इसको एज ए फ्यूल कन्वर्ट करूंगा, और इस केस में ये वाली जो एनर्जी आएगी ये भी आएगी, तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी ही, बट दिस बाइंडिंग एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई कंपैरेटिवली। ये बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिलती है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी का जो यहाँ पर इन्होंने कहीं नहीं दिया, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला बनेगा दैट दिस हीट Q is basically equal to mc square only. तो delta m is the mass of uranium minus mass of barium minus mass of krypton and all that। ठीक है, जितना भी मेरे पास आ जाता है इसको जब मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है और ये में मिलती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इट इज यूज्ड एवरीवेयर, जहां पर न्यूक्लियर साइंस यूज होगी वहां पर ये चीज यूज होगी ही होगी। तो ये है आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहली बात, द रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज। बच्चे बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा देखो, इन्होंने 2-3 रिएक्शन और लिखे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जैसे कि ज़ैनन बन रहा है 140 54 प्लस ये बन जाएगा 38 94 और प्लस इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, पहले वाले केस में हमें 3 न्यूट्रॉन मिल रहे थे। तो ये एक और रिएक्शन है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने कहा था ना कि ये वाला जो आउटपुट है वो जरूरी नहीं होता कि आउटपुट कितना मिल रहा है, वो कुछ और भी मिल सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन। तो आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन याद करना है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऊपर वाला रिएक्शन याद कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं अब हम इसके आगे। तो यहां पर नाउ देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड Q वैल्यू। Q वैल्यू, तो Q वैल्यू होता है जो मेरे पास यहाँ पर Q है, तो इसको हमने डिफाइन किया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड in a nuclear reaction is known as Q value। और रिएक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक होता है, तो यहाँ पर इसको थर्मिक नहीं बोला जाता, इसको एक्सोअर्जिक रिएक्शन बोला जाता है, एंड एंडोअर्जिक। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको पता है, तो दे आर केमिकल रिएक्शंस, दीज आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस लेकर आने के लिए हमने एक नया शब्द बना लिया, एक्सोअर्जिक एंड एंडोअर्जिक, टू रिलेट टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस। सिंपल। तो ये मेरे पास होगी दो चीजें, ठीक है ना। चलो जी, अब चलते हैं हम इसके आगे। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन का जो जनरल जो चीज होती है उसमें भी मैं बताता हूँ। This element is known as a target element, target nuclei। टारगेट न्यूक्लियाई एंड द एलिमेंट्स जो मुझे वहां पर बने हैं दो, इन दोनों एलिमेंट्स को हम बोलेंगे, ये जो दो एलिमेंट्स हमारे पास बन गए, these two elements are known as डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहां पर मेरे पास 3 न्यूट्रॉन है, लेकिन यूज करने के टाइम पे एक है,
तो मतलब मेरा एक न्यूट्रॉन खर्च हो जाएगा तो मुझे 3 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसको हम बोलते हैं द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट आफ्टर a nuclear reaction, after a nuclear reaction to तो ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इट इज के। हमारे केस में वो क्या हो जाएगा 3/1, सो दिस विल बी 3। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन क्या है। अगर मैं ज़ेनन वाले रिएक्शन को रेफर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 विल कम आउट टू बी 2। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, ये वो चीज है। So now next we are coming to our point which is a very important point, and this is chain reaction. Chain reaction. Now what is this? Chain reaction. फिर देखो इसको हम डिफाइन करते हैं when the number of fusions taking place at each successive stage goes on increasing at a very high rate, ठीक है, तो दैट इज नोन एज चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, इसको समझना बड़ा जरूरी है बच्चों, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चेन रिएक्शन होता है कि जो एक बार स्टार्ट हो जाए वो कभी खत्म ना हो, कभी बंद ना हो, वो चेन रिएक्शन हो गया। तो चेन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखो, अब मान लो मेरे पास ये रहा मेरा एक यूरेनियम एंड देयर इज एन अटैक ऑन इट बाय 1 न्यूट्रॉन। तो मेरे पास सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन था जिससे मैंने अटैक किया, और ये मेरे पास है यूरेनियम न्यूक्लियर। तो यूरेनियम में जब ब्रेक हुआ तो रिएक्शन हुआ, तो क्या क्या चीजें मुझे वहां पे बाहर निकलती हैं देखते हैं। तो 2 चीजें तो मुझे अलग से मिली यहाँ से। तो एक एलिमेंट तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंड आई कॉल इट बेरियम, और एक जो मुझे मिल गया वो मिला क्रिप्टॉन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 3 न्यूट्रॉन्स। तो मेरे पास यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो बेरियम और क्रिप्टॉन तो एलिमेंट है, चलो वो तो अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इन न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो ये न्यूट्रॉन आगे किसी और यूरेनियम के साथ में रिएक्ट करेंगे। ये है मेरे पास यूरेनियम, तो ये जो न्यूट्रॉन था ये यहाँ पर इससे अटैक हुआ, एंड नाउ अगेन आई हैव 3 मोर न्यूट्रॉन्स। मेरे पास यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और आ गए, ठीक है ना। दिस इज अ चेन रिएक्शन। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं देखूं कि मुझे पहले स्टेप में 3 मिले गए और इस वाले स्टेप में 3 और मिल गए, इसका मतलब ये वाला न्यूट्रॉन 3 और देगा, ये वाला न्यूट्रॉन 3 और देगा, तो आने वाले समय में मेरे पास 9 न्यूट्रॉन हो जाएंगे
मतलब एक न्यूट्रॉन एक स्टेप के बाद 3 में कन्वर्ट हो गया और 3 न्यूट्रॉन अगले ही स्टेप में 9 न्यूट्रॉन्स के साथ में कन्वर्ट हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका 3 होने के कारण मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास 1 था, यहाँ पर मेरे पास 3 हो गए, यहाँ पर मेरे पास 9 हो गए, तो आगे का जो भी स्टेप होगा वहां पर 27 न्यूट्रॉन्स विल कम देयर। तो हाउ मेनी स्टेप्स? स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सिर्फ थर्ड स्टेप पर ही हमारे पास 27 न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं, जो 27 यूरेनियम एलियन न्यूक्लियाई को एट द सेम टाइम अटैक कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी मैसिव चेन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। चलते हैं इसके आगे। टाइम कितना हो गया? 1 बजे। चलो 5-10 मिनट्स आपके शायद एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 10 या 15 मिनट्स, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। आज इसको खत्म करना जरूरी है। सिर्फ थ्योरी पार्ट है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, समझने वाली चीजें हैं और वहां पे जाकर आपको लिख के आना है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूं कि ये है क्या। ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ नहीं करते। वेट ए मिनट बेटा। नहीं, ये तो हाफ है ये। ओके, अब मैं इस इमेज को ना ओके बच्चा लोग, तो सामने है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अब देखो आप, तो इसमें हमारे पास अब क्या क्या चीजें हैं, हमें इन चीजों को सबको देखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक चैम्बर यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। और इस चैम्बर के अंदर मेरे पास यहाँ पर ब्लैक कलर की जो ये रॉड्स बनी हुई हैं, दीज आर नोन एज फ्यूल रॉड्स। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया फ्यूजन चैम्बर। नंबर 1 पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फिशन चैम्बर। तो फिशन चैम्बर यहाँ पर इन्होंने बड़ा पतला सा बनाया हुआ है, बट इट इज नॉट दैट वेरी पतला, ये बहुत मोटा होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसकी जो वॉल जो थिकनेस होती है दैट इज वेरी वेरी हाई, लाइक नियरली 3 मीटर तक होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कंप्लीटली कंक्रीट। कंक्रीट की 3 मीटर चौड़ी ये हमारे पास दीवार होती है, ऊपर छत भी इतनी ही होगी और फ्लोर भी होगा, और उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा चैम्बर बनेगा, ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। नाउ नंबर टू इज फ्यूल रॉड्स। तो फ्यूल रॉड्स हमारे केस में, अब जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि उसमें हमारे पास कौन सा फ्यूल यूज करना चाहते हो। यूरेनियम होगा तो यूरेनियम होगा, कुछ और होगा तो कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये बन गया फ्यूल रॉड,
तो लेट अस से लाइक यूरेनियम। तो ये ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर फ्यूल रॉड्स दिखाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये पिंक कलर में यहाँ पर एक फ्लूइड बना हुआ है, this is known as moderator. Now what is moderator? Moderator, it is the fluid that fills the chamber. It is required to reduce the velocity of न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन हमारे पास जब आएगा, दे आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं do not react. So तो इनको स्लो डाउन करना पड़ता है, इनकी स्पीड को कम करना पड़ता है। तो जब हम इनकी स्पीड को कम कर देते हैं, सच न्यूट्रॉन्स विद लेसर स्पीड। अब ये स्पीड जो लेसर होती है, ये पता है कितनी होती है? 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत कम स्पीड है, 2 किलोमीटर चला जाता है एक ही सेकंड में, बड़ी कम स्पीड है। तो ये जो स्पीड पे अगर आपका न्यूट्रॉन हो जाता है, ठीक है, आर नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन्स। बच्चों बात क्लियर हो गई? हाँ भाई, थर्मल न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर एक डेफिनेशन इन्वॉल्व है थर्मल न्यूट्रॉन की, तो इसको कंफ्यूज मत करना, भूलना मत। तो ये जो न्यूट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, दे आर वेरी फास्ट मूविंग, ठीक है। और फास्ट मूविंग होने के कारण ये यहाँ पर रिएक्ट नहीं करते, तो इनको स्लो करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्लूइड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। और ये जो फ्लूइड है, इसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन से चीज को हम मॉडरेटर यूज करते हैं, देखो। तो इसका एग्जाम्पल आता है मेरे पास मॉडरेटर का, जैसे कि D2O। सो दिस इज नोन एज heavy water. Now D2O is heavy water, H2O normal water, और D क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम उसका यूज करते हैं तो ये बन जाता है मेरे पास D2O। Why we use D2O? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब इसमें क्या होता है, by the principle of elastic collisions, we know that maximum energy transfer takes place when the masses of two bodies are nearly same. ठीक है, तो उसके कारण हम क्या करते हैं, हमारी इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है कि अगर इनके मास अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी 100% ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि बिलियर्ड बॉल्स में होती है। आपको पता है, बॉल रुकी हुई है, दूसरी बॉल चल रही है, ऐसा। तो ये तो रुक गया ना, इसको तो स्लो डाउन कर दिया ना अपने न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन को जितना स्लो डाउन करना चाहिए,
उसके लिए हमें जितना मास चाहिए वो D2O का होता है। तो वो चीज हमने यहाँ पर यूज की, दैट इज वाई वी आर यूजिंग हैवी वाटर एज दी मॉडरेटर। ठीक है बच्चे, बस 2-4 मिनट और लगेंगे, डोंट फील लाइक कि भाई आज बहुत लंबा हो गया लेक्चर, जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, जस्ट लाइक 5-10 मिनट्स मोर, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं कंट्रोल रोड्स। नाउ व्हाट आर दीज कंट्रोल रोड्स? अब अगर आप चाहते हो कि भी आपके पास यूरेनियम है और आप यूरेनियम का रिएक्शन आपने करवा दिया, तो वो तो बिल्कुल पक्के तौर पे अनकंट्रोल्ड होगा। तो उस अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहां पर हमने लिख दिया these rods absorb excess neutrons and convert the uncontrolled fusion reaction into controlled fusion reaction. Is it or not? ठीक है, तो अब हमने कह दिया था यहां पर जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 3 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना चाहता हूं ताकि सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन हो जो आगे रिएक्शन कर सके। उसके बाद फिर से मैं 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लूं, एक ही न्यूट्रॉन बचे। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल रोड होती हैं और इनको मैं प्रेस करके आगे पीछे कर सकता हूँ। अगर मैं इनको प्रेस करता हूँ तो ये आगे चली जाती हैं, तो सारे के सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू स्विच इट ऑफ। स्विच ऑफ करने के लिए हमें ये टूल्स को यूज करना पड़ता है, और अगर हम इसको बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं लेकर जाएंगे तो कुछ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण आपका ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर हाई क्लास हीट पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी हीट पैदा होने पर क्या होता है, कूलेंट होता है। यहाँ पे कूलेंट इसकी दीवारों में लगा हुआ है, वो कूलेंट गर्म हो जाता है। गर्म कूलेंट इसके अंदर चलेगा। यहाँ पर ये जो मेरे पास है इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ये रहा लिखा हुआ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, तो इसका क्या काम है? द कूलेंट फ्रॉम द चैम्बर, ठीक है, इज वेरी हॉट एंड नाउ it exchanges heat with water in heat exchanger। तो जो मेरे पास हीट एक्सचेंजर है वहां पर मेरे पास पानी पड़ा है, तो यहां से जब ये कूलेंट गर्म होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ से जो ये पानी होगा, ये पानी को गर्म करेगा और पानी क्या करेगा, स्टीम बन जाएगा। स्टीम बनने के बाद वो टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में वर्क होगा और आपके पास जनरेटर चलेगा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जब जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये है मेरे पास पूरे का पूरा सिस्टम। यहाँ से जब ये स्टीम आती है तो इट गोज टू कंडेंसर, और कंडेंसर में जाने के बाद ये ठंडा हो जाता है और ये पानी बन जाता है, और पानी बन के फिर से वो यहाँ पर चला जाता है, वो फिर से स्टीम बन जाता है। तो यहाँ पर एक अलग स्टीम टरबाइन सिस्टम चल जाता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्टीम साइकिल। तो ये स्टीम साइकिल चलने लगा। और यहाँ पर है एक कूलेंट साइकिल। तो कूलेंट साइकिल जो है वो इसका पार्ट है, और स्टीम जो टरबाइन वाला जो साइकिल है, इट इज यूज्ड इन ऑल दी थर्मल पावर प्लांट्स इन एवरीवेयर। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो स्टीम से जनरेट होती है, और वो इस तरीके से जनरेट होती है। दी ओनली थिंग इज कि आपने ये जो स्टीम बनाया, ये स्टीम कैसे बनाया, किस तरीके में ये स्टीम बनी, दैट इज दी ओनली थिंग। तो स्टीम आपने इसको हीट दी, अगर थर्मल पावर प्लांट कोयले को से दी तो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट से दी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई भी पावर प्लांट हो, लेकिन हीट कहां से आई ये हमें मैटर करता है।
तो बच्चों फिर ये विद दिस हमारे पास ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सारे का सारा खत्म हो जाता है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे चलता है। ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपको ये भी बता दूं, ये टॉपिक्स पहले ज्यादा डिटेल में हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये इतनी डिटेल में नहीं होते हैं, ठीक है। और चलो आज की लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद अगर थोड़ा सा लेक्चर अगर हमारा एक्सटेंड होगा तो दैट विल बी कवर्ड टुमारो। तो कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे और आप डीपीपीज करना शुरू कर दो। आपकी डीपीपी का सारा सिलेबस इज ओवर, तो डीपीपीज कर लो। कल ही हम डाउट्स लेंगे और कल एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। बच्चे कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं है तो बोल दो कि नहीं है। सर डीपीपी फर्स्ट करनी है कल? बच्चे डीपीपी 1 2 3 आप तीनों की तीनों डीपीपीज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट ए मिनट।